सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. अक्टूबर 2019 में हमने देख लिया फजल रहमान साहब का जब धरना हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, वो भी तो लीडरशिप का फैक्टर था जिसकी वजह से वो मायूस हुए। वो बिल्कुल हुआ। आज मेरे ख्याल में वो मरहला आ गया है कि आप इस मुल्क में सवाल होगा कि या आप आवाम के साथ हैं या आप आवाम के साथ नहीं हैं। निज़ाम लपेटना, -1 की तरफ जाना, या जिस तरह खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि -162 होगा, शेख रशीद साहब कहते हैं कि -3 होगा, तो ये माइनस की गेम किस तरफ जाएगी अगर आप लोग ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना लेते हैं? आई डोंट नो, गेम को इतनी कामयाब नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि नैब जाली केसेस बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है, लेकिन जो भी सियासतदान गुजरे हैं उनके जो पैसों में बेबहा इजाफा है या उनके जो असासाजात हैं उनकी जो ज्यादती है, उसका जवाब आप पब्लिक को कैसे देंगे? आई मीन कि छोड़ें नैब को, नैब तो जो करेगी कभी प्रूफ हुआ नहीं हुआ वापस आ गया निकल के जेल से, लेकिन पब्लिक को आप किस तरह सेटिस्फाई करें? बात यह है कि किसी के असासों में इजाफा होता है और वो उसको जस्टिफाई कर सकता है किसी कारोबार की मद में या कोई विंडफॉल गेन की मद में या कोई प्रॉफिट की मद में। कई दफ़ा ऐसा होता है। खुर्शीद शाह साहब 1988 में सूबाई असम्बली से मुंतखब होते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ वजारतें रखते हैं। अब आगे पता चलता है कि 500 अरब रुपए की वो करप्शन करते हैं। अब वो साबित हो ना हो अलग बात है, बट द क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है इन सियासतदानों के पास कि उनके पास इतना पैसा आ जाता है? मैं तो फार्मूला पूछ रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता वो फार्मूला मुझे भी बता दें, हम पब्लिक को बता देते हैं। जो गरीब पब्लिक बेचारी पिसी हुई है उनको फार्मूला पता हो ताकि उनके पास पैसे आ जाए। सियासतदान इलेक्शन क्यों लड़ते हैं भाई? इसका मैं क्या जवाब दूं और क्या करे इलेक्शन डालने नहीं, मुझे इसका जवाब, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है या पैसा कमाने के लिए होता है? इसका मैं क्या जवाब दूं? बातें करते हैं। अभी इन्होंने क्या बात की है कि जी वो कुव्वतें लेकर आ गई। फिर आप अगर यही समझते हैं कि कुव्वतें लाती ना, आप इलेक्शंस में आते क्यों हैं? आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कॉम्बो बना हुआ है टेक्नोक्रेट्स का या टेक्निकल लोगों का अलॉन्ग विद द इलेक्टेड मेंबर्स जो मिनिस्टर्स हैं, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। खत्म कर दें, सारे कंसेंसस डेवलप करें, खत्म कर दें। क्या आइंदा जितने जो भी नीचे से अच्छी बात जो भी नीचे से इलेक्ट होके आएगा ना, बड़ी अच्छी बात आपने की। नहीं अगला बड़ी सुन ले, अच्छी बात की। अगला एक सुन मिनट ले। मैं इसका जवाब जो दूंगा। पीपल्स पार्टी नहीं आप दरमियान में बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, नवीद कमर साहब भी थे, वजीर आजम जो है, वजीर आजम सबका जवाब दे है। वजीर खजाना दो। वेलकम टू नेशनल डिबेट। $1 बिलियन क्वेश्चन, सियासतदान इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? सियासतदान सियासत में क्यों आते हैं? मामला पब्लिक वेलफेयर का है या मामला कुर्सी के जरिए पैसे तक पहुंचने का है? इंतहाई अहम सवाल है जो पब्लिक पूछती है। इसका जवाब सियासतदानों को देना चाहिए। उमूमी तौर पर टेलीविजन पर यह डिस्कस नहीं होता, लेकिन हम डिस्कस किए देते हैं। मामला सारा ये है कि कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा जाए या सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ा जाए। एक इंतखाबी हल्के से इंतखाब लड़ने के लिए कौमी असम्बली के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए लगते हैं और सूबाई असम्बली के लिए 203 करोड़ रुपए लगते हैं। और दोनों सूरतों में अगर उम्मीदवार जीत जाता है तो कौमी असम्बली में उसकी नौकरी या तनख्वाह बतौर रुकने कौमी असम्बली सिर्फ 1.5 लाख रुपए महीना है। सूबाई असम्बली के रुकन की सूरत में 3 लाख रुपए महीना कमा लेगा, और अगर मिनिस्ट्री कौमी असम्बली के जरिए उसे मिल जाती है तो 3 लाख रुपए महीना, यानी 5 साल का टेन्योर अगर रुकने कौमी असम्बली पूरा कर लेता है तो कुल 5 साल के दौरान वो 90 लाख रुपए कमाएगा। और इसी तरह से अगर रुकने सूबाई असम्बली अपना टेन्योर पूरा कर लेता है तो वो कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाएगा। यानी 202 से 3 करोड़ रुपए लगाने वाला बंदा 1 करोड़ 80 लाख रुपए टोटल कमाएगा, और इसी तरह से 5 से 6 करोड़ रुपए लगाने वाला बंदा कुल 90 लाख रुपए कमाएगा। तो ये घाटे का सौदा एक सियासतदान क्यों करेगा? सोचने की बात है। सारी लड़ाई कुर्सी की है। कुर्सी की लड़ाई के बाद मामला पैसा जमा करने तक आता है। अब ये पैसा किस तरह से जमा होता है, इसके लिए तमाम तरह अखराजात कहाँ से आते हैं, कौन कौन से वो लीक होल्स हैं जिसके जरिए पैसा कमाने वालों को मिलता है, नाम पब्लिक वेलफेयर का होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे तो नहीं ये धमा चौकड़ी लगी हुई कि हर 2 से 3 साल बाद
एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता है गवर्नमेंट गिराने के लिए, और गवर्नमेंट गिरती है तो नई गवर्नमेंट बनने के लिए फिर अपोजिशन बनती है। ये बहुत बड़ी गेम है, इस गेम को समझना बहुत जरूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नेक्स्ट एपीसी। हैशटैग नेक्स्ट एपीसी। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। सियासतदान सियासत में क्यों आते हैं? अगस्त को बाद देखेंगे हम ये क्या ड्रामे करेंगे झंडियां लहरा के, लेकिन उसके साथ साथ पसे पर्दा ये भारत को फायदा देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इसके जो है ताने बाने कहां जाके मिलते हैं, किस मुल्क से करते हैं। पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। इमरान खान का ATM अबराज ग्रुप के इलेक्टेड का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान ATM इमरान खान अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है। जरदारी के शुगर मिलों की बात हो रही है कि वो भी इन्होंने उज़ैर बलोच से कब्जे करवाए। अगवा बरे तावान, पुलिस मुकाबले, पुलिस थानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों की कामयाबी के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता था। कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंसेस दे रही हैं, पाकिस्तान के अवाम को लीडर नहीं बन रहा, पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाल, तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। वो कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाल रहे थे और वो नहीं चाह रहे थे कि और आप और मैं ये सवाल पूछे। कुलभूषण यादव का ये जो ऑर्डिनेंस है उसके लिए आप इजाज़त भी नहीं मांगे नेशनल असेंबली, लेकिन चाहे ये हमारा कश्मीर का इशू हो, इकोनॉमिक इशू हो या कोविड का पैंडेमिक हो, ये वज़ीर आज़म सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक का वज़ीर आज़म रहने में खुश हो रही है। वज़ीर आज़म कहता है नेशनल असेंबली ऑफ फ्लोर पे कि फॉरेन पॉलिसी मेरा सबसे बड़ा कामयाबी। ऑन द डिबेट टुनाइट हमारे गेस्ट पैनलिस्ट पलवशा खान, डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कंवल शौजब साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप। प्रोग्राम के इस हिस्से में पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पलवशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए अपने कारकुनान को रिहर्सल करने का हुक्म दिया है, तो ये किस नौइयत की रिहर्सल होगी और कितने दिनों की रिहर्सल होगी, और उसके बाद कब ये एक्टिव होंगे कारकुनान? एक्चुअली मेरे ख्याल में आप पीपल्स पार्टी की तारीख से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वैसे रिहर्सल की हमारे कारकुनों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस काम के लिए जो है वो हर वक्त तैयार होते हैं और फॉर्म में ही तब आते हैं जब ऑपोजिशन हो, जब कोई तहरीक चलाई जाए, एक उनमें जैसे कहते हैं बिजली दौड़ जाती है। नॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो खुश ही सड़कों पर, रैलीज़ में, तहरीकों में रहते हैं। घर बैठने से वो इज्तनाब करते हैं और उसमें वो अपना पोटेंशियल खोते हैं। लिहाजा अब मेरे ख्याल में ये एक मैसेज है कि तहरीक जो है वो शुरू होगी। ज़ाहिर है थोड़ी सी जो है किस नौइयत की तहरीक होगी? बाय द वे देखिए, तहरीकें इस मुल्क में देखें आपने देखी हैं, बहुत किस्म की तहरीकें रही हैं। एक तहरीक आपने पार्लियामेंट के सामने भी देखी है जिसका अंजाम APS के साथ अफसोसनाक तरीके से हुआ, लेकिन हम एक अवामी तहरीक की बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है उस अवामी तहरीक को हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे। लेकिन हाँ, कब तक एक्सपेक्टेड है ये? देखिए अभी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है। जाहिर है ये एक पार्टी का फैसला नहीं है, उसमें दो बड़ी और पार्टीज़ हैं, फिर कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं, वो सब साथ होंगी और फिर कोई लाएमल तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, आवाम का सड़क पे निकलना तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। आवाम सड़क पे आए, हम भी देखें कि आवाम किस हद तक
इंटरेस्टेड हैं या निकल सकते हैं इस मामले के ऊपर, किस हद तक तंग हैं। हुक्मरानों को भी एक इंडिकेशन हो जाए। आपने देखा इस मुल्क में एक तहरीक चली बहुत जो बुखला की तहरीक थी जी, जिसके नतीजे में मुशर्रफ साहब को जाना पड़ा। तो लिहाजा तहरीकें इस मुल्क में चलती रही हैं, उससे पहले बहुत तहरीकें चलती रही हैं, कुछ इतने अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुई और कुछ जो है, लेकिन वो तहरीक चलती हुई नज़र आए ना। अब आप बात कर रही हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की या फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की, और वो उसी वक्त मोहम्मद या कारआमद साबित हो सकता है जब PMLN की लीडरशिप भी उसमें फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए इंटरेस्टेड हो। इस वक्त तो जो अपोजिशन सही तरीके से नज़र आ रही है वो बिलावल कर रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। PMLN तो उसमें अब बात कर जाती है, आती नहीं है, और उससे बड़ा जो फुकदान है वो लीडरशिप का फुकदान है। यानी अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस या फिर ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर लीड होती भी है तो उसको लीड कौन करेगा, ये बड़ा फुकदान है। देखिए लीड बिलावल साहब करेंगे या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? देखिए लीड तो सभी कर लेंगे, एक बंदा लीड नहीं करेगा। अगर सब ने मिलके की तो अपोजिशन को, जैसे आपको याद होगा MRD थी, फिर ARD थी अभी कुछ अर्सा पहले, लीड तो होने का कोई इतना इशू नहीं है, कोई भी लीड कर लेगा। इशू है ना, क्योंकि अक्टूबर 2019 में हमने देख लिया फजलुर रहमान साहब का जब धरना हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, वो भी तो लीडरशिप का फैक्टर था जिसकी वजह से मायूस हुए। वो बिल्कुल हुआ, लेकिन अब ऐसा मरहला आन पहुंचा इस मुल्क में कि जो इस तहरीक से छुपेगा, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल, देखिए आपको याद होगा अमेरिकी सदर ने कहा था आइदर यू विद अस और यू अगेंस्ट अस। आज मेरे ख्याल में वो मरहला आ गया है कि आप इस मुल्क में सवाल होगा कि या आप आवाम के साथ हैं या आप आवाम के साथ नहीं हैं। एक लकीर खींच चुकी है। अब जो पार्टी लकीर के उस तरफ जाना चाहती है चली जाएगी, या हीले बहाने अगर कोई करना चाहता है तो वो भी साफ नज़र आ जाएंगे। लेकिन फिर मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले काफ़ी सालों के लिए सियासत में उनको बड़ा धचका, ये एक बड़ा, और जहाँ तक PMLN का सवाल है उनको भी शहबाज शरीफ साहब को भी इस पर एक गौर करनी है, बिल्कुल गौर करना पड़ेगा कि ऑपोजिशन। आपको लगता है आएंगे वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, और किसकी सदारत में होगी? अगर वो ना भी आए, नहीं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो मेरे ख्याल में उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो हो ही जाएगी, पहले भी होती रही है। अच्छा। लेकिन उसके फैसले क्या हैं, और ये तहरीक में मैं पर्सनली समझती हूँ कि ज़रूर मैं नहीं देखती कोई ऑपोजिशन पार्टी से अलग रह सकेगी, रहना भी चाहे तो। और -1 की तरफ आप लोग जाना चाह रहे हैं, या अगर ये कोई मूव चलती है तो उस मूव का मकसद क्या होगा? निज़ाम लपेटना, -1 की तरफ जाना, या जिस तरह खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि -162 होगा, शेख रशीद साहब कहते हैं कि -3 होगा, तो ये माइनस की गेम किस तरफ जाएगी अगर आप लोग ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना लेते हैं? आई डोंट नो, गेम को इतनी कामयाब नहीं हो सकती। देखिए हाँ, माइनस अगर आप कर दें लेट्स सपोज इमरान खान साहब को, तो उनकी पार्टी का कोई दूसरा आदमी स्टेप इन कर जाए, लेकिन जो हमें पता है कि पार्टी फिर भी उनके हाथ में ही रहती है, जो लीडर होता है, और वही फैसले जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल -1 से मामलात हल होने वाले हैं, और ये तो खैर उसमें जब सारे बैठेंगे तो फैसला करेंगे कि क्या इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन माइनस का फॉर्मूला इस मुल्क में मैं नहीं समझती। आपने देखा शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, उससे पहले हमारे साथ हुआ, लेकिन क्या हुआ जब गिलानी साहब गए, मतलब एक कंसोलिडेटेड जब पार्टी होती है तो फिर लीडरशिप ही फैसलों पर अमल दरामद करती हूँ। कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा मुझे इनके यहाँ भी नज़र नहीं आता जो कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर कोई, अनलेस के कोई बहुत बड़ी डिफेक्शन हो जाए, जैसे 4 Ps बन गए थे, अगर ऐसा कुछ हो तो फिर भी क्या फ़ायदा है। मतलब ये टीम तो वही है। अब शुरू हो जाएं PIA से, अनफॉर्चुनेटली हवाबाजी से, बिजली से, आपकी पेट्रोलियम पे आप आ जाएं, आपकी खुसरो बख्तियार साहब, रज़ाक दाऊद साहब, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ओवर रूल करे, वो कौन माफिया है जो इतना ताकतवर है कि वो ऐसे फैसले करवा लेता है? इसका मतलब है कल को माफिया कहे कि जी पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है, खुदा न ख्वास्ता, तो फिर ये वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे? मतलब ये इतने हाथ बंधे हैं। बात नहीं है, चलिए तो मैंने एक्सट्रीम आपको दिया, कल को कुछ भी कह दें, कुछ भी कहते हैं माफिया, एक्चुअली सवाल उनसे होगा। अच्छा, अब क्योंकि जाहिर है कि आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप माशाल्लाह ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स से आप बड़ी पुरानी वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो सवाल बनते हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि नैब जाली केसेस बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है, और हो भी ऐसा रहा है, बाज़ औक़ात लगता है ऐसा है कि हो रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत सारी सियासी जमातों के साथ, इंक्लूडिंग PTI, वो हम देख रहे होते हैं।
लेकिन जो भी सियासतदान गुजरे हैं, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो या दीगर सियासी जमातों से हो, उनके जो पैसों में बेबहा इजाफा है या उनके जो असासाजात हैं उनकी जो ज्यादती है, उसका जवाब आप पब्लिक को कैसे देंगे? आई मीन कि छोड़ें नैब को, नैब तो जो करेगी कभी प्रूव हुआ नहीं हुआ, वापस आ गया निकल के जेल से, लेकिन पब्लिक को आप किस तरह सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, बात यह है कि किसी के असासों में इजाफा होता है और वो उसको जस्टिफाई कर सकता है किसी कारोबार की मद में या कोई विंडफॉल गेन की मद में या कोई प्रॉफिट की मद में। कई दफ़ा ऐसा होता है, या फिर उनका कोई ऐसा मौरूसी कारोबार है, या तो जाहिर है वो तो एक सवाल आता है जब कोई इंक्वायरी बनती है। लेकिन एक तरफ मैं हाथ मार के आपके हाथ से घड़ी उतार लूं, आपके उंगली से अंगूठी उतार लूं और फिर मैं कहूं कि जी नहीं मैं तो नहीं पकड़ी जा सकती, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूं, पेशावर को खंडर बना दूं। लेकिन हम ये कहें कि बीआरटी पे 5 साल स्टे रहेगा, 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, लेकिन बाकी सब पकड़े जाएंगे। खुर्शीद शाह साहब 1988 में सूबाई असेंबली से मुंतखब होते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ वजारतें रखते हैं। अब आगे पता चलता है कि 500 अरब रुपए की वो करप्शन करते हैं। अब वो साबित हो ना हो अलग बात है, बट द क्वेश्चन इज ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है इन सियासतदानों के पास कि उनके पास इतना पैसा आ जाता है? मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इसको जनरलाइज स्टेटमेंट समझिए। देखिए, पहली बात ये कि अच्छा, लेकिन आज तक, अच्छा ज़रदारी साहब पे आ जाएं जिनको सबसे पहले इसका निशाना बनाया गया, कहाँ से शुरू हो जाएं आप, गुलाम इसाक खान से लेकर आज तक। फिर आपने देखा वो जो थे हमारे एहतसाब सैफुर रहमान साहब, उसके बाद आपने हसन वसीम अफजल देखे, तमाम लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी। अब कुछ के मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ क्योंकि फिर मैं तो फार्मूला पूछ रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता वो फार्मूला मुझे भी बता दें, हम पब्लिक को बता देते हैं। जो गरीब पब्लिक बेचारी पिसी हुई है उनको फार्मूला पता हो ताकि उनके पास पैसे आ जाएं। आपको डॉक्टर आसिम याद है? बिल्कुल पता नहीं कितने 480 अरब के कितना उनके केस बना, अच्छा खासा उनके ऊपर इल्जाम। आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हो सकता ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। इन पब्लिक को कैसे बताएंगे इतने पैसे कहाँ से आए? पैसे का जो हम बात करें वो तो छुप ही नहीं सकता। 480 अरब को छुपाने के लिए भी कोई गार खोदनी पड़ेगी। 480 अरब जो है वो छुपने वाली, और ये अरबों में जो हम बातें करें वो अमाउंट्स ऐसी नहीं है कि उन्हें हजम कर दिया जाए, ये चंद करोड़ की बात नहीं है। लेकिन एक और बात है, मैं आप पे कोई भी इल्जाम लगा दूं, क्या आपकी, अब मैं राजा परवेज अशरफ साहब की बात करती हूँ, मुझे याद है राजा रेंटल उनका नाम रख दिया गया था, पड़ गया था। सब समझते थे कि वो, मतलब मीडिया ने ऐसी विच हंट की, ऑपोजिशन ने की, उस वक्त की, सब ने की, नून लीग भी शामिल थी बीच में। लेकिन आज क्या हुआ आप बताएं कि मैं यही विच हंट आपके खिलाफ शुरू कर देती हूँ, कोई भी कर दे, कोई एक अरबाब इख्तियार में से कर दे, और आपकी जो पर्सनल लॉस हो, आपकी इज्जत का लॉस हो, आपकी जिंदगी के कीमती साल चले जाएं और आखिर में निकले क्या? ये तो कहते ना है ना इस मुल्क में क्या। अच्छा, अब जो सामने चीजें नजर आ रही हैं, हम ये नहीं कहते अगर 480 अरब उन्होंने खाए हैं या शर्जील मेमन साहब के पास हैं या जितने भी अरब हैं, आप बेशक वापस लीजिए, लेकिन कोई प्रोसेस ऑफ लॉ तो हो। यहाँ बीआरटी का क्या आप समझते हैं क्या होना चाहिए? आज 5 साल से 10,000 दफा सवाल पूछ चुका हूँ, इसमें तो वाकई उसके ऊपर तो वो जो अच्छा, एक्शन बनता है वो होना चाहिए। वो हम समझते हैं कि ठीक है, वो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन क्या उसी कंपनी को इस्लामाबाद के लुक्रेटिव ठेके दे देना, इसका क्या मतलब बनता है? एलडीए के ठेके लाहौर में आपको पता है किसके पास गए? तो मुझे बताइए कि फिर ये आमिर कियानी साहब को भी तो 10 दिन अपने पास रखें, आप बाकी लोगों को भी तो रखें, ये आटा चीनी माफिया जो है इसको भी तो रखें। आप तो आए इस नारे पर थे कि एहतसाब होगा और इंसाफ होगा और मदीना की, ये मदीना की रियासत है? आप मुझे बताइए, जहाँ खुद रियासत के काजी इंसाफ की दुहाइयाँ करते फिरे हैं, ये मदीना की रियासत है? तो हम जब ये पूछते हैं तो फिर आप देखें धमकियाँ आती हैं हमारी लीडरशिप को कि जान से मार दिया जाएगा, उस पर बात करें तो भी ब्लैकआउट हो जाएंगे। तो इसको कहीं आप पकड़ें, लेकिन आपको अक्रॉस द बोर्ड पर उस तरफ भी हाथ डालें, सिर्फ एक तरफ क्यों हाथ डालते हैं आप? देखिए अजमल वजीर साहब को भी उन्होंने किया, इब्राज ग्रुप का अजमल वजीर साहब का किया ना उन्होंने। अब ये मैं अजमल वजीर साहब का आई डोंट थिंक ही मैटर्स, वो पता नहीं किस तरह अपने खिलाड़ियों को वो पकड़ तो रहे हैं, ये बात वो बेचारे जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको मार दो चपेड़े, और जो बड़े बड़े माफिया के हिस्से हैं उनको लंदन जाने दो। अच्छा चलो, मेरा एक जिमनी सा सवाल है, अब इब्राज ग्रुप के बारे में क्या ख्याल है? बात ठीक है, उसके ऊपर बात बनती है कि इलेक्ट्रिक का मामला है, उसके ऊपर बात बनती है। अब वो पेपर लहराए गए, वो इंक्वायरी दबाई गई, क्यों? पकड़े जाने दें। इसका जवाब तो हम खैर इब्राज ग्रुप पर जो है वो क्यों पूछते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो किस तरीके से सदर पाकिस्तान और वजीर आजम का नाम अमेरिका में देते हैं और नंबर्स देते हैं रेफरेंस के? ये आप और मैं कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो लिहाजा इस पर सवाल है, एहतसाब पर बहुत सवाल है। चलें, अब मेरा ज़िमनी सा सवाल है, क्योंकि हम इससे थोड़ा आगे निकलें। ये सियासतदान इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? बाय द वे
इसका मैं क्या जवाब दूं और क्या करे इलेक्शन वाले नहीं, मुझे इसका जवाब ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है या पैसा कमाने के लिए होता है, इस सब के लिए मैं पूछ रहा हूँ सवाल। ये बाकी पार्टियों से पूछूंगा, आप सिर्फ हमसे ना पूछें, सबसे पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। ये सवाल सिर्फ सियासतदानों से ना पूछें। ये सवाल जो आपने मुझसे इससे पहले किया, पैसों की इंक्रीज, एसेट्स की इंक्रीज और इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, क्यों आते हैं और क्यों अमीर होते हैं, ये सवाल सबसे होना चाहिए। हम देखें तो शायद हम इधर ही आगे पीछे थोड़ा बहुत खड़े होंगे, लेकिन ये सवाल सबसे किया जाना चाहिए। सवाल सिर्फ सियासतदानों की जो एक बदनामी है और बेइज्जती है, बदनामी इसलिए क्योंकि वो बदनाम हो चुके हैं। मसला सारा ये एक इलेक्शन सूबाई या कौमी असेंबली का एक इलेक्शन लड़ने पे कितना खर्चा आता है पलूषा साहब? अब तो बहुत आता है, बहुत आता है ना? अच्छा, वो इतना सारा जो खर्चा आता है उसके बाद कोई ना कोई एक एमएनए की कितनी तनख्वाह होती है? अब मुझे इस वक्त आई रियली डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं थी इतनी। अब भी उतनी नहीं है कि जिससे आप अपने खर्चे सही तरीके से पूरे कर पाएं, लेकिन जिसको वजारत मिलती है वो फिर वजारत से अपने पैसे बनाता है। ये पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, तो पाकिस्तान में भी यही हो रहा होगा। देखिए हो रहा होगा ज़रूर, करप्शन इस मुल्क का एक इशू है, लेकिन हर एक को हम ये नहीं कह सकते आप नहीं वो कर रहे हैं। हमें एक्सेप्शनल केसेस और एवरीवेयर नजर आ रहे हैं उनसे पूछना हक बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है, जहाँ नजर आ रहे हैं। आई एग्री उनसे क्यों आप छुपा रहे हो? फिर आप हमें भाषण देंगे मदीना के, मतलब ये क्या है? या हम पागल हैं, आपको इतने जाहिल नजर आते हैं कि हम ये अभी भी, चले हम तो समझ आती है, आवाम को आप इतना जाहिल समझते हैं कि वो भी उनको नहीं समझ आ रही। आज आटे की कीमत देख लें, अभी थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पे चल रही थी, चीनी का हाल देख लें, आप देख लें कि पेट्रोल के साथ क्या हुआ, कहाँ गए पैसे? 300 अरब का एक झटका। वहाँ चीजें अवेलेबल होना नोटिस तो ड्रामा होता है, नोटिस को मैं कुछ, जब आपको पता है, यू नो इट इज अ माफिया, आपके आसपास बैठा है, आप नहीं पकड़ सकते। उस माफिया का कुछ हिस्सा आपकी गवर्नमेंट में आपके साथ भी बैठता था, होता होगा, लेकिन हम ये तो हफीज शेख साहब आपके साथ होते थे। देखिए हफीज शेख साहब जरूर थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो माफिया है, हफीज शेख को पकड़ लो, बाकी हम इससे बरी जिम्मा है। जो हुकूमत वक्त है, जो वजीर आजम है, जो टीम का कैप्टन है, सबसे पहले, और इन्होंने खुद कहा था वजीर आजम साहब ने आज से कुछ अर्से पहले, आप सहाफ़ियों के साथ मीटिंग की थी कि मैं फैसलों का जिम्मा मेरा है। तो फिर आज बताएं हम किससे पूछें? जब पूछें तो आप हमें धमकियाँ लगवाएं, जो केसों से ना डरे उसको जान से मरवाने की धमकियाँ लगवाएं। अब ये मामला तो बहुत सीरियस है जी। अब आपको धमकी लगे किसी रिपोर्टिंग पर, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन को धमकी लगे जिनके खानदान में ये एक ट्रेजिडीज हुई हैं, तो हम उसको क्या कहें? हम उसको सीरियस ना लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती, इनके भी हर इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का गजन पहुंचे तो मुल्क का नुकसान है, कोई भी हो। लेकिन वो उठते हैं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं उसामा बिन लादेन शहीद है, उसका जवाब दिया जाता है बिलावल साहब की तरफ से। तो एक कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए, बहुत गुस्से में थी नफीसा शाह और हैदर ज़ुबान के साथ। कोशिश की थी मैं सख्त जुमले इस्तेमाल ना तो क्या है मामला, है क्या? मतलब मुझे आपकी बात क्लियरली समझ नहीं आई। ये जो बागा बॉर्डर वाली या इंडिया के साथ ट्रेड वाली, ट्रांजिट ट्रेड पहले भी होती रही है। लेकिन अभी एक तनाज़र में हम थे जहाँ कश्मीर पे की एनेक्सेशन हुई, आर्टिकल 370 वो जो भी हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब उससे पहले अमेरिका गया के वर्ल्ड कप जीतने का दावा किया, उसके फ़ौरन बाद ये हुआ। उससे पहले की एक हिस्ट्री जहाँ वो मोदी साहब से खासे मरूब नज़र आते थे, उनकी बाकायदा उन्होंने दुआएं की कि वो वापस आएँ तो कश्मीर का मसला हल होगा। चलें वो भी छोड़ दें, अब वो इंडिया ने एनेक्स कर लिया, आपने कहा मैं तकरीर करूँगा, तकरीर के बाद बड़ी वहाँ मोदी डर जाएगा और अगले दिन ही कश्मीर आज़ाद होगा। कुछ नहीं ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, कुछ भी नहीं। आज आप लोग होते तो आप लोग क्या करते? आई मीन अगर पीपल्स पार्टी होती और ये इवेंट हुआ होता तो क्या करते आप? हम लोगों के ज़माने में इससे सीरियस इवेंट्स हुए या इस बराबर के, आपको मुंबई अटैक्स आपके दौर में सलाला में क्या हुआ था? जी मुझे सलाला वाला याद है, इसके साथ मुंबई अटैक्स भी रहमान मलिक साहब के दौर में हुआ था ना? जी, हम शुरू में जब आए थे, जी हमारे दौर में हुआ था। लेकिन आपको याद है सलाला में क्या हुआ था? और उसके बाद हमने फैसले किए थे, जो भी हमारे थे वो हमने वापस की बेस और सबको यहाँ से भगाया, जो कुछ हुआ। लेकिन कुछ फैसला हुकूमत को, अब हम ये नहीं कह सकते। अच्छा आप देख लीजिए वो पायलट जो आया था अभिनंदन जी, आप उसको आपने कितने घंटे यहाँ रखा है? 1-2 दिन 3 दिन ऐसे ही था कुछ, और आप प्रेशर नहीं ले सके, आपने उठ के 48 आवर्स के अंदर आपको वापस करना पड़ा। इज्जत से कपड़े पहना के आपने उसको वाघा बॉर्डर से रवाना किया।
मुझे ये बताइए कि अब आप ये फैसला, आपको तो हमें पता है ना कि आपकी जो जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हैं, उसके फैसले कहाँ होते हैं? सब सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कॉम्बो बना हुआ है टेक्नोक्रेट्स का या टेक्निकल लोगों का अलॉन्ग विद दी इलेक्टेड मेंबर्स जो मिनिस्टर्स हैं, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। खत्म कर दें, सारे कंसेंसस डेवलप करें, खत्म कर दें। क्या आइंदा जितने जो भी नीचे से अच्छी बात जो भी नीचे से इलेक्ट होके आएगा ना, बड़ी अच्छी बात आपने की। नहीं अगला बड़ी सुन लें, अच्छी बात की। अगला एक सुन मिनट लें। मैं इसका जवाब जो दूंगा। पीपल्स पार्टी नहीं आप दरमियान में बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, क्योंकि वजीर आजम जो है, वजीर आजम सबका जवाब दे है। वेलकम बैक। मैं बाकी गेस्ट पैनलिस्ट को भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। कमल शौजब साहिबा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब JUI के मरकज़ी रहनुमा आप हमारे साथ इस वक्त DSNG लिंक पर मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे सवाल बनता है, ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस फिर से सर उठा रहा है और आवाम के फ़ायदे के लिए अगर है तो उठना चाहिए, लेकिन आप सब लोग एक जगह पर बैठने को तैयार नहीं हैं और उसके अलावा APC होगी तो किसकी क़यादत में होगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सर। देखिए जी, जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम में जहाँ हुकूमत का एक रोल है, वहाँ अपोजिशन का एक रोल मुसल्लम है। और यकीनन अपोजिशन छोटी हो, बड़ी हो, मुंतशिर हो, मुत्तहिद हो, कोशिश ये होती है कि वह अपना रोल अदा करे। और ये तो आम कहा जाता है कि ये जमहूरियत के जो दो पहिए हैं, उसमें हुकूमत और अपोजिशन बराबर की हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासत में सारा दारोमदार जो है किसी और अंदाज से होता है। हमारे यहाँ अपोजिशन को जिस अंदाज में कंट्रोल किया जाता है, उसमें हुकूमत से ज़्यादा दीगर इदारों का मसला होता है। अच्छा। और इस वक्त भी आप देखिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से नैब का इदारा बनाया गया है और नैब के इदारे का बुनियादी मकसद यही है कि जो लोग जहाँ जिनको कहा जाए उस सफ़ों में जाने के लिए, उस जगह बैठने के लिए, उन जमातों में शामिल होने के लिए। और जब हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे अहम रहनुमा मोहतरमीन जो है वो सुबह शाम घोंसले बदलते हैं, तो उनमें से कितने लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में थे, कितने लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून में थे, काफ में चले गए, और आज कितने लोग हैं कि वहाँ से जनाब इमरान खान साहब के पहलू में बैठे हैं। और अब आप देखेंगे कि नैब क्या कर रहा है। नैब का मकसद यही है कि दबाव डाला जाए। अजीब लेकिन हाफिज साहब, मैंने आपसे एक सादा सा सवाल किया था, आपने देखिए मेरी बात की। जी, मैं आपकी बात सुनता हूँ। मैंने सादा सा सवाल किया था, शहबाज शरीफ साहब कब आपके साथ APC में बैठेंगे? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनको छोड़ेंगे तो APC में बैठेंगे। इसलिए किस्तवार जो मामलात तय हो रहे हैं, और यकीनन हमें गिला भी है, शिकवा भी है, और हमने बाकायदा तौर पर इसका इजहार भी किया है। फिर नवंबर की बात की गई, जनाब बिलावल साहब ने जनवरी की बात की गई। मेरे ख्याल में इन्होंने सन का जिक्र नहीं किया था। अब भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त भी जो सारी सूरत हाल है उसमें जमीयत उलमा इस्लाम अपनी उसी जगह पर खड़ी है, बल्कि आज इन तमाम तर रेशा दवानियों के बावजूद अब भी हमारी कोशिश ये है कि मुत्तहिद हों। और मैं समझता हूँ कि हमारी अपील है मुस्लिम लीग नून के कायदीन से, खुसूसन जनाब शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, कि वो आएँ। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का इत्तेहाद, तो मौलाना साहब की मुलाकात में जरदारी साहब से जो मुलाकात हुई थी सर, उसमें क्या तय हुआ कि आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही और अपील करनी पड़ रही है? ऐसा क्या तय हुआ मौलाना साहब का जरदारी साहब और बिलावल साहब से मुलाकात में, या फिर उन्होंने कोई उम्मीद नहीं दिलाई, आप इतने मायूस नजर आ रहे हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब ने तो बात की, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात है वो मुस्लिम लीग नून है। और अगर हम कोई इन हाउस तब्दीली की बात करते हैं अपोजिशन के आइन के मुताबिक, या हम कोई तहरीक की बात करते हैं या दीगर मामलात करते हैं, इन तमाम के हवाले से
98वीं तरमीम के हवाले से जो सूरत हाल है, इसमें यकीनन अगर हमारे साथ मुस्लिम लीग और उनके हमारे रफ़क़ा बोर्ड नहीं होंगे तो यकीनन सही ला हासिल होगी। इसलिए उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है। अब हम समझते हैं कि माजी में जब हमने APC बुलाई तो उसमें उन्होंने हमें कहा कि आप काम शुरू करें। हमने अपनी तहरीक का आगाज़ किया, लेकिन उसके बाद देखा कि पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, फिर मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें भरपूर अंदाज में बात करनी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं कंवल शौकत साहिबा काफ़ी देर से मुंतज़र हैं बात करने के लिए, मैं ज़रा उनकी तरफ जाता हूँ। कंवल साहिबा, आप छोड़ नहीं रही शहबाज शरीफ साहब को, आप लोग तो वो छोड़ेंगे तो वो APC में जाएंगे, उनका गिला तो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपको हंसी आ रही है, लगता है बात ही हंसी हुई है। मुझे ना हाफिज साहब माजरत के साथ जो ना रेमंड डेविस की और पता नहीं मिसालें दी हैं, मुझे थोड़ा शक हो रहा था कि मेरे भाई का थोड़ी चीज़ें भूल गई हैं। तो हाफजे का कुछ प्रॉब्लम है। यही सदर साबिक सदर जरदारी साहब थे, इनकी हुकूमत थी जब रेमंड डेविस साहब उज़्मा बुखारी के वालिद साहब ने केस लड़ा था, मुझे अच्छी तरह याद है। और उसके बाद उनको यहाँ से फारिग कराया गया था, जिसके प्रोटेस्ट में शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि वो नहीं मान रहे थे और ये सब मनवाना चाहते थे जी। और उस वक्त शरीयत को भी बीच में ले आए और वो जो दिलवाना होता है वो दैयत वगैरह दिला के, और इन्होंने सब ने मिल के और दैयत का मामला। तो अब उन्हीं लोगों के साथ पहले उन पे फतवे देते हैं, फिर उनके साथ जाके बैठ जाते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ, मुनाफिकाना वो क्या कहते हैं, रवा कर चले मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले हम, और मैं क्या कह सकती हूँ। बात सारी ये है, और ये जनाब बिलावल साहब इब्ने जरदारी हैं, ये उन्हीं सदर साहब के बेटे हैं जिनके और उन्हीं मोहतरमा के बेटे हैं जिन पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के इतने बड़े बड़े फतवे हैं कि औरत की। उन्होंने रिहर्सल का ऑर्डर दे दिया अपने तमाम कारकुनान को, रिहर्सल करें, हम उसके बाद तहरीक चलाएंगे। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? देखिए, हमने पहले भी उनकी खिदमत की थी, पानी भी पूछा था, डॉक्टर्स भी अवेलेबल किए थे। सर्दी में जब बेचारों का बुरा हाल था, कोई खाने को नहीं पूछता था, तो हम खिदमत पहले भी की थी, अब भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बात सारी ये है, देखिए बसद एहतराम मैं इनको ये बता दूँ, बस कर दें, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, खुदा का वास्ता है इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को बदनाम करना बस कर दें, और अपनी कौम की इंसल्ट करनी बस कर दें। आप लोग सियासतदान हो के अपनी बेइज्जती कराते हैं जब आप इस किस्म की बातें करते हैं। अभी इन्होंने क्या बात की है कि जी वो कुव्वतें लेकर आ गई। फिर आप अगर यही समझते हैं कि कुव्वतें लाती ना, आप इलेक्शंस में आते क्यों हैं? आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जाके फ्लॉप किस्म के आप मुजाहरे क्यों करते हैं? उस वक्त क्यों उठा के गए थे झंडे, जिसमें वो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब, और ये इनकी भी 5-10 लोग गए थे। बात सारी ये कि जब आवाम आपको वोट ही नहीं दे रही है, आप अपने हलकों से हार गए हैं। मौलाना साहब अपने हलके में से हार गए और हर दफ़ा उनको चैलेंज मिलता है कि दोबारा आके लड़ लें। और वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वज़ीर आज़म है जो 5 हलकों से इलेक्शन जीत के आया है, 3 सूबों से और एक आपकी सेंट्रल इस्लामाबाद से सीट जीत के आए हैं। अगली दफ़ा इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा करेंगे। आप में से इन सब से पूछ लें, मैं इधर बैठ के आज इनको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, वो जो बुज़ुर्ग बीमार जिनके बारे में फरमा रहे हैं, बूढ़े शख्स क्या कहते हैं कैंसर सर्वाइवर, मिस्टर शहबाज शरीफ को ऑफर कर रही हूँ पाकिस्तान के 5 हलके सेलेक्ट करें और आए इलेक्शन लड़ें। या वो जो 1 साल वाले सियासतदान हैं जो लात मार के हुकूमतें गिरा रहे हैं, जिनकी अभी लातों में इतनी जान नहीं आई, अभी तो चलना सीखा है उसने, बिलावल जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब लात मार के गिरा रहे थे ना बड़े अरसे से, कभी मार्च करने चल पड़ते हैं। अपनी औकात तो उन्हें लाहौर में ही अभी नजर आ गई थी, जो 1 हफ्ता गुजार के गए और कोई बंदा नहीं पूछता, जहाँ पे इनकी पार्टी की 5वें नंबर पे आने की वजह से ज़मानतें ज़ब्त होती रही इलेक्शंस में, जब इनके चाचू नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मैं उस टाइम की भी बात बता रही हूँ, अभी की तो वैसे ही करी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा। 1 मिनट, आपने APC का पूछा ना, तो उनको बुला लें। 5 हलके क्या, वो तो अपने भी 3 हलकों में से मुश्किल से एक अपने घर की सीट मुश्किल से जीते, जहाँ पे उनकी 12 साल से हुकूमत है जिस इलाके में, और नीचे की सीटें वो भी हार गए हैं।
ठीक है, कमल, और उन्हीं की सिटिंग हुकूमत के दौरान। पॉपुलैरिटी जो ग्राफ है, जो सर्वेज आ रहे हैं उसके हिसाब से तो अगर आप भी इलेक्शन में इस दफा जो है ना बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा आइंदा 2023 में हो जब इनकम्बेंसी इफेक्ट बिल्कुल होता है, लोग कभी भी आप गवर्नमेंट में ज़ाहिर इफेक्ट होगा। मैं उसका मैं आपको देखिए, मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ, मैंने पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी पढ़ी है, मेरी एमफिल की जो डिग्री है वो गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी और इन्वेस्टिगेटिंग डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। दुनिया का आप कोई मॉडल उठा के देख लें, एक वाहिद पाकिस्तान में आपको मिसाल मिल रही है कि जहाँ केपी का सूबा जो है उसने दूसरी दफ़ा उसी हुकूमत पे अपना ट्रस्ट तारीख में फर्स्ट टाइम ठीक है जी। हाँ जी। और हम उनको सबसे ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि वो कभी भी दूसरों को मौका नहीं देते और ये सारे इस चीज़ को देख चुके हैं। इसके अलावा इनकम्बेंसी इफेक्ट होता है, हमेशा इनकम्बेंसी इफेक्ट होता है, ये ह्यूमन नेचर है। इवन आपके सगे माँ बाप आपके लिए इतना कुछ करे होते हैं, बच्चे उनसे भी राज़ी नहीं होते, लेकिन हमने अपनी परफॉर्मेंस 2023 में लेके जानी है। और जब हमें लोग बार बार पूछते हैं कि जी आप पिछलों की बात क्यों करते हैं, 2023 तक चल जाएगी हुकूमत? देखें, अल्लाह मेहरबानी करने वाला है। ये सारे पिछली दफ़ा तो सब इकट्ठे थे जमहूरियत बचाने के लिए, इस दफ़ा इकट्ठे हैं वो जो फैमिली लिमिटेड जमहूरियत जो इनका वर्जन था वो बचा रहे थे जब तक ये सारे इक़्तिदार में थे। आज इनको सिर्फ और सिर्फ अगर तकलीफ है तो सिर्फ एक इमरान खान से है। क्या वजह है? इसलिए कि उसने आके स्टेटस को और इनके तमाम जो प्रैक्टिसेस थी उसको आके चैलेंज किया। तो अवाम जो है ना, वो आपने माशाल्लाह इस मीडिया ने सोशल मीडिया ने लोगों को अवेयरनेस दी है, लोग सवाल करते हैं। सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कॉम्बो बना हुआ है टेक्नोक्रेट्स का या टेक्निकल लोगों का अलॉन्ग विद दी इलेक्टेड मेंबर्स जो मिनिस्टर्स हैं, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। खत्म कर दें, सारे कंसेंसस डेवलप करें, खत्म कर दें। क्या आइंदा जितने जो भी नीचे से अच्छी बात जो भी नीचे से इलेक्ट होके आएगा ना, बड़ी अच्छी बात आपने की। नहीं अगला बड़ी सुन ले, अच्छी बात की। अगला एक सुन मिनट ले, मैं इसका जवाब जो पीपल्स पार्टी नहीं आप दरमियान में बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, क्योंकि वजीर आजम जो है, वजीर आजम सबका जवाब दे है। वजीर खजाना दो और लोग वेलकम बैक। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल है, ये मेरा पलवशा खान से भी था, आपसे भी मेरा सवाल है ये सियासतदान इलेक्शन क्यों लड़ते हैं बाय द वे? और मुझे रीज़न बता दें कि कौन सी पब्लिक वेलफेयर है, कौन सी ऐसी पब्लिक वेलफेयर है कि आप करोड़ों रुपए अपने हल्के में खर्चा करके लोगों के ऊपर बिरयानियों में, चावल की बोरियों में, आटे की बोरियों में खर्चा करके इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री मिलती है और फिर अगर कोई अकाउंटेबिलिटी करता है या नैब उसके ऊपर सवाल करता है तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। इतना पैसा बनाते हैं, वो कैसे बन जाता है? कोई गिद्दड़ सिंह हमें भी बता दें, फार्मूला हमें भी बता दें, हम पब्लिक को बताएं ताकि पब्लिक पैसे कमाए। पहले तो मैं बैठी हुई, मुझे बता दें, क्योंकि मैंने तो कोई पैसा ना बनाया ना मैं पहले बनाती रही हूँ ना। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ से जाऊँगी तो पूरी हर 6 महीने बाद इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारे जमा करा रही हैं। मेरी समझ से बाहर है। देखिए, एक 31 जुलाई होता है, एक 31 दिसंबर होता है। इन 2 दिनों में हर सियासतदान जो पार्लियामेंट में बैठा है उसने अपने जाके गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराने होते हैं, स्टेटमेंट जो होती है। मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे बच गए। तो फिर तो आपको वो कोर्ट याद आ रहा होगा ना कि ये जो लॉ या कानून है, ये एक वो जाला है जिसमें मक्खी मच्छर तो फंस जाते लेकिन बड़े जानवर इसको फाड़ के निकल जाते हैं। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि इन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया, सिस्टम को अपने साथ मिलाया, उसको करप्ट किया ताकि ये अपनी करप्शन बचा सके, तो उसमें ये सताकत है कि जब हमारे जैसे लोग हैं वो तो अपनी एक स्टेटमेंट हर चीज़ देते हैं, उसमें भी प्लस माइनस हो तो आप फ़ौरन पकड़े जाते हैं। इनके चट्टे कट्टे ये बड़े लंबे हैं जनाब। ये मनी लॉन्ड्रिंग की मैं दास्तानें, होशरुबा दास्तानें हैं। मोहतरम जरदारी साहब की भी, मोहतरम वो जो एक बाहर गए हुए हैं दूसरे भाई जो यहाँ कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, उनकी असल में एक और चीज़ बताऊँ जी, आपने कभी करोड़ रुपया गिना है बैठ के? मेरी इतनी औकात नहीं है। इधर ही फंस गए और सारा दिन आप जब जीरोस गिन रहे होते होंगे इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की। ये जो हमारी उधर आवाम बैठी हुई है ना, मेजॉरिटी इनमें से डे टू डे जो इस्तेमाल कर रहे हैं 25,000 30,000 ज़्यादा किसी ने बहुत पैसा देखा होगा। मैं एक स्पेसिफिक मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। एट ए टाइम 5 लाख देखा होगा, 10 लाख देखा होगा। आप 5 लाख 10 लाख बताना शुरू करें ना इन्होंने करप्शन की है तो शायद लोग ज़्यादा नोटिस करें। हम उन्हें वो रकम बता रहे हैं जो उन कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कितने हैं। वो तो ऐसे ही है ना कि सितारे गिनने शुरू कर दो। और वो एक बंदा है, वो उसका नाम है इमरान खान, जो इतना पावरफुल है कि 5 हलकों से अभी जीत के अगली दफा 10 से खड़ा करेंगे, 10 से भी जीत के आएगा, इसलिए कि अवाम को शऊर आ गया है। मैं हाफिज साहब से पूछ लेता हूँ। हाफिज साहब,
अब ये चैलेंज है और ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जाहिर है कि इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स अपोजिशन में अगर कर रहे हैं तो या तो बिलावल साहब हैं या फिर आप लोग हैं। आप लोग ही चाह रहे हैं ना कि मूवमेंट शुरू हो जाए। अनहोली अलायंस है, इनमें से कोई एक भी लीड करने के काबिल आपने सुन लिया होगा वो कहती हैं कि हम पहले 5 हलकों से खान साहब जीते हैं, अब 10 से जीत कर दिखाएंगे, आपने जो करना है कर लें। देखिए जमील भाई, कमल जो बात कर रही है मैं 2 बातों का जवाब दूंगा जी, ज़रा अगर तसल्ली से आप सुन लें। प्लीज़ सर प्लीज़। एक तो ये है कि 126 दिन जो धरना था वो किस लिए था? अगर हर इलेक्शन में लोग ही वोट डालते हैं और हर इलेक्शन जो है फेयर होता है और हर इलेक्शन जो है वो आवाम की तरफ से ही होता है, तो फिर इसका क्या जवाज़ था कि आपने जनाब अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब को लेकर, ख़वातीन को लेकर और उनके साथ जो ख़वातीन थे उनके साथ शीख और बच्चों को लेकर 126 दिन आकर आपने डी चौक पे बैठकर कहा कि इलेक्शन रिग है, इसमें जो है वो बात सुने, इस बात सुने, जी आप करें, बात करें, बात की गई है। यानी जिस इलेक्शन में दूसरे जीत जाते हैं वो तमाम के तमाम इलेक्शन जो है वो एजेंसियों की कार फरमाई है। और फिर आप मिल रहे हैं राहिल शरीफ साहब से, फिर आप कह रहे हैं कि अभी हमारे इस धरने के बाद जो है वो अंगुली उठाएंगे और अंगुली उठेगी। तो ये तमाम बातें कौम के सामने है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितवाने वाले अगर इस इलेक्शन उस इलेक्शन में किसी को जितवाना रहे थे बकौल तहरीक इंसाफ की, अगर उसको सच माना जाए तो फिर हमारी ये बात भी सच है कि यहाँ पर भी वो जुल्लू चला। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का या जमीयत उलमा इस्लाम का, मेरे बहन ये बता दें इस वक्त कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त आपके मुंतखब नुमाइंदे जिनको बकौल आपके अवाम ने मुंतखब किया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कमल साहिबा होंगी, असद उमर साहब होगा, लेकिन वज़ीर ख़जाना कौन है, वज़ीर तिजारत कौन है और दीगर तमाम तर आपके स्टेट बैंक के कौन है? क्या ये वो सब नहीं है? मुशर्रफ साहब ने अगर बेईमानियाँ की थी तो हफ़ीज़ शेख साहब मौजूद थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बेईमानियाँ की थी, वज़ीर ख़जाना जो है वो हफ़ीज़ शेख साहब थे। तो आज कौन है? आज वही हफ़ीज़ शेख साहब है। तो उनके अब आपके अलाए हैं सर ग्रैंड अपोजिशन में। नहीं जवाब ले लें, फिर अगला सवाल अच्छा ये कमल बीबी से जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। आप जरा जवाब दे दूं, टेक्निकल समझे जी, नहीं समझ रही हूं मैं, मेरी नहीं आप जवाब के लिए नहीं बैठी हैं। अच्छा अगर आप जवाब नहीं, अगर आप जवाब देती तो मैं भी जवाब देने आई हुई हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हफीज शेख वजीर, अगर हफीज आप खामोश रहें, अगर हफीज शेख जो है वो वजीर ख़जाना थे पीपल्स पार्टी के और उस ख़जाने से जरदारी ने लूटा, उस ख़जाने से पीपल्स पार्टी ने लूटा, और यही हफीज़ शेख साहब जो है वो मुशर्रफ के वज़ीर ख़जाना थे और वहाँ से लोगों ने लूट मार की, और जिन पे आप कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपया लिया, आज वही वज़ीर ख़जाना आपके पास मौजूद है। आज आपका तरीन साहब कहाँ पर है? आप उस सब को छोड़ें। आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है हाफिज साहब, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। कमल योर टेक ऑन दिस प्लीज। देखें 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है पार्लियामेंट्री जो हमारी स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी हो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इम्प्लिकेट्स कि आपका जो वज़ीर आज़म इलेक्टेड होता है और आपके हाउस से वोट लेकर आता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके बाद वो वज़ीर आज़म बनते हैं, वो अपनी काबीना मुंतखब खुद करते हैं, लेकिन जवाबदेह वज़ीर आज़म होते हैं। और ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कॉम्बो बना हुआ है टेक्नोक्रेट्स का या टेक्निकल लोगों का अलॉन्ग विद दी इलेक्टेड मेंबर्स जो मिनिस्टर्स हैं, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ख़त्म कर दें, सारे कंसेंसस डेवलप करें, ख़त्म कर दें। क्या आइंदा जितने जो भी नीचे से अच्छी बात जो भी नीचे से इलेक्ट होके आएगा ना, बड़ी अच्छी बात आपने की। नहीं अगला बड़ी अच्छी बात की। एक मिनट मैं इसका जवाब जो पीपल्स पार्टी नहीं आप दरमियान में बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, क्योंकि वजीर आजम जो है वजीर आजम सबका जवाब दे है। नहीं फिर अद्वियात के चोरी की जिम्मेदारी वो थे, चीनी की जिम्मेदार वो थे,
गंदम की जिम्मेदारी किस पर है? अच्छा, इनको कंप्लीट कर लेने दें, बारी बारी इनको कंप्लीट कर लेने दें। अच्छा, इलेक्शन की नहीं, जनाब इमरान खान, देखिए अगर वो बात करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान चोर है खुद। ये क्या किया? इमरान खान साहब खुद चोर है, इसलिए कि इन्होंने कह दिया, एतराफ कर लिया कि अद्वियात की चोरी जो है, अद्वियात की, यही खुद उन्होंने इतराफ किया जमील साहब। मैं तो अभी बात कर रही हूं, मुझे बात नहीं करने दे रहे। अगर वो अच्छा हाफिज साहब, एक कमेंट कवल को कंप्लीट कर लेने दें। इस तरह नहीं होगा जमील साहब। जमील साहब कोई बात नहीं, मैं बोले मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने दें। देखिए कमल साहिबा ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान साहब ने इत्तेमाद का वोट लिया, वो जिम्मेदार हैं और वो जिसको लाएंगे रखेंगे और जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी उस पे है। अदवियात के स्कैंडल की जिम्मेदारी इन्होंने खुद कबूल की। नहीं कहा मैंने आपको, नहीं बात सुने, बात सुने हाफिज साहब बात सुने। देखिए दरमियान में अगर आप बात करेंगी मैं आपको आप तो चुप ही नहीं हुए। देखिए उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म, इन्होंने इतराफ़ किया कि जो भी जिम्मेदारी होगी उसकी जिम्मेदार वज़ीर आज़म साहब है या इमरान खान साहब है। इन्होंने इत्तेमाद का वोट लिया, जो स्कैंडल हुआ अदवियात का उसकी जिम्मेदारी इन्होंने खुद कबूल की। जो चीनी का स्कैंडल हुआ और उनके यार गार जो थे जनाब तरीन साहब, लेकिन सर ये भी तो है तारीख में पहली बार उन्होंने अकाउंटेबिलिटी अपनी टीम के अंदर की है, पहले कभी नहीं हुआ। ये भी तो आप मानेंगे ना हाफिज साहब? आप वन साइडेड चार्जशीट आप लगाते रहे, जवाब हम आपको देना, इस तरह कैसे प्रोग्राम चलेगा? अच्छा अब आप एक बात कर लें। एक्चुअली आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आप फाइनल कमेंट एक बार कर दें, एक कमेंट कर दें, मेरी बात उसके बाद में पलवशा के साथ एक सवाल है, आप कर दें कमेंट। देखिए जी, बात सारी इन्होंने कहा जी एम्पायर की उंगली उठेगी। एम्पायर की उंगली नहीं, अंगूठे तो उठे ना, ये 5 हलकों से और बाकी सारे जो जीत के आए। ये जवाब दे, इसका जवाब दे कि अदवियात का, चीनी का, अनाज का, PIA का, इसकी जिम्मेदारी वजीर आजम की आपने खुद कबूल हाफिज साहब आ गई, आपकी बात आ गई, मुझे उनका जवाब ले लेने दें प्लीज, उनका जवाब ले लेने दें। हजरत ईसा को जिस वक्त मारने के लिए खड़ा किया था ना, तो पत्थर मारने लगे थे, तो एक सियाने ने पास से कहा था कि वो पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह खुद ना किया हो। ये किस मुंह से हमें बातें कर रहे हैं? इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन में आपको चार्जशीट सुनानी शुरू करूंगी मौलाना साहब की, तो बात करने के लिए यहाँ पे टाइम खत्म हो जाएगा। बात सारी है कि हम तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, तो बैठे अभी 5 साल का मैंडेट है हमारे पास। जिस दिन जा रहे होंगे उस दिन आप हमें कहना कि आप परफॉर्मेंस चेक दें। आप तो करके चले गए हैं, आपकी तो हिस्ट्री मौजूद है, आपकी तारीख मौजूद है, जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है हम वहां से कंपैरिजन करते रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे कि आपने ये हरकतें की, ऐसे ऐसे मुल्क को लूटा, कश्मीर के नाम पे रोटियां 10 साल बराबर की, फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस एंजॉय किया, अरबों खरबों की ज़मीनों पे कब्जे किए, उनके ऊपर दुकानें बनाई, फिर उसके बाद उनके अरबों खरबों के ठेके और किराए लिए। लेकिन जिस वक्त सवाल किया जाए तो फिर इमरान खान भी बुरा, फिर अकाउंटेबिलिटी का भी मसला, फिर नैब भी बुरी लगती है, फिर कोर्ट्स भी बुरी लगती है। लेकिन अब इस मुल्क में करप्शन और सियासत साथ साथ नहीं चलेगी, बहुत माजरत के साथ आपको रास्ते बदलने पड़ेंगे। आपका पॉइंट आ गया। एक आखिरी सवाल पलवशा खान साहिबा से है। पलवशा, ये बताइएगा कि आपकी नज़र में पार्लिमानी निज़ाम बेहतर है या सदारती? और अगर बिलावल भुट्टो साहब मूव लेकर निकलना चाह रहे हैं या अपने लोगों को रिहर्स करवा रहे हैं, तो वो निज़ाम को लपेटना चाह रहे हैं, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर रहकर तत्हीर करना चाह रहे हैं या सदारती निज़ाम लाना चाह रहे हैं, और करना क्या चाह रहे हैं? समझते हैं इस मुल्क में सदारती निज़ाम का कोई जो है शाइबा भी नहीं होना चाहिए। ये मुल्क जो है इसमें पार्लिमानी निज़ाम को कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और ये जो एक नई बहस छेड़ी गई है हम इसको हर मौके पर रजिस्ट मैं समझती हूँ ये सिर्फ एक डाइवर्जन है। जैसे इससे पहले JITs और दूसरी चीज़ें जो हैं वो आवाम का फोकस मुश्किल और परेशानियों पे से, कोरोना पे से हटाने के लिए किया गया, इस तरह एक नया तमाशा शुरू किया गया। ये इसकी ज़्यादा 2 दिन आपके मीडिया में डिस्कस होगा, इसकी इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं, और जो ला रहे हैं उनकी भी हैसियत नहीं कोई ऐसा खेल खेलें। बिल्कुल तो ठीक है। पलवशा खान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल शौजब, आप तशरीफ नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, आपने तवक्कुफ़ किया, काफ़ी देर इंतजार किया और बड़े गर्म लग रहे थे, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और तकरार की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारी तरफ से ये कुछ, दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।